नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा ध्वनि पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा ध्वनि का ही एक रूप है जो भाषा में प्रयुक्त होती है। ध्वनि जिसे साउंड कहते हैं, ऊर्जा का एक प्रकार है, गतिज ऊर्जा का एक प्रकार है। और यह जो है दो पिंडों में आपेक्षिक गति के कारण उनमें जो घर्षण होता है, संघात होता है या टक्कर होती है, इस कारण से उनमें कंपन होता है और इसी कंपन से वह जो है गतिज ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं और हम जानते हैं कि ऊर्जा का सृजन नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का नाश नहीं किया जा सकता। ऊर्जा जो है वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ध्वनि का अध्ययन पदार्थ विज्ञान से संबंधित है और यह ध्वनि जो है श्रव्य भी होती है और अश्रव्य भी होती है। श्रव्यता और अश्रव्यता का विचार जो है हम मनुष्य की, सामान्य मनुष्य की श्रव्यता सीमा के अंतर्गत करेंगे। एक सामान्य मनुष्य की श्रव्यता सीमा जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच हुआ करती। मनुष्य, सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को वह सुन नहीं सकता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि को भी वह सुन नहीं सकता है। तो ध्वनि के अश्रव्य और ये श्रव्य दो भेद होते हैं। जो लोग प्रत्यक्षवादी हैं उनके लिए जो है यह जानना आवश्यक है कि ध्वनि केवल श्रव्य ही नहीं होती, अश्रव्य भी होती है। उसी प्रकार से प्रकाश भी, उसकी भी अपनी सीमा होती है और प्रकाश भी गतिज ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है परंतु यह वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश और ध्वनि में इतना ही अंतर है कि प्रकाश
निर्वात में भी गमन करता है और ध्वनि निर्वात में, शून्य में, वैक्यूम में गमन नहीं करती है। और ध्वनि जो है, जिसको साउंड कहते हैं, बताया पदार्थ विज्ञान के अध्ययन से, इसका अध्ययन पदार्थ विज्ञान से संबंधित है, भौतिकी से संबंधित है। और यह जो है तरंग के रूप में चलती, तो यह एक मनुष्य जो है बस 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की ध्वनियों को ही सुन सकता है। इसमें भी 90 हर्ज से लेकर के हर्ज प्रति सेकेंड ध्वनि की आवृत्तियों की संख्या को ही हर्ज कहते हैं। तो 90 हर्ज से लेकर के 10,000 हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली, आवृत्ति वाली ध्वनियों को मनुष्य स्पष्ट रूप से सुन सकता है, और अत्यंत स्पष्ट रूप से, पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं, अत्यंत स्पष्ट रूप से 200 हर्ज से लेकर के और 2000 हर्ज तक के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को ही सुन सकता है। और पूर्ण स्पष्ट रूप से वह जो है 1000 हर्ज से लेकर के जो है 1000 हर्ज से लेकर के यही 2000 हर्ज के बीच की ही ध्वनियों को वह पूरी तरह से साफ साफ सुन सकता है और समझ भी सकता है। ध्वनि का व्याकरण में, किसी भी भाषा के व्याकरण में, सामान्य व्याकरण की बात हो रही है, और भाषा विज्ञान में, भाषा में ध्वनि का इतना व्यापक अर्थ नहीं लिया जाता है। भाषा में, किसी भी भाषा में, किसी भी व्याकरण में, भाषा विज्ञान में, किसी भी व्याकरण से तात्पर्य किसी भी भाषा के व्याकरण में, और भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ जो है वह अत्यंत सीमित अर्थ, और वह अर्थ है कि वह मानव मुख के उच्चारण अवयव से उच्चारित हो। ध्वनि का अर्थ यह लिया जाता है कि ध्वनि जो है, भाषिक ध्वनि, ध्वनि जो है मानव मुख के उच्चारण अवयवों से उच्चारित हो। और ध्वनि
कैसे कंपन से रूपांतरित होती है। हम श्वास लेते हैं, ये श्वास जो है श्वसन की ही प्रक्रिया का नाम है, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, ये श्वास के अंतर्गत आता है। तो ध्वनि जो है मुख्य रूप से जो हम सांस छोड़ते हैं, सांस जो लेते हैं उसमें शुद्ध वायु होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और जो छोड़ते हैं तो हृदय जो है ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर है, तो कुछ ताप को, कुछ टेम्परेचर को लिए हुए वह सांस निकलती। ये तीन बातें हुई। एक तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यह गंदी वायु होती है, अशुद्ध वायु होती है, शुद्ध वायु नहीं होती है। दूसरी, उसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरी बात यह होती है कि उसका ताप भी जो है वह बढ़ा हुआ करता है। ये तीन बातें तो अलग अलग, कहीं श्वास का प्रयोग हुआ है, कहीं हवा शब्द का प्रयोग हुआ है, कहीं वायु शब्द का प्रयोग हुआ है, कहीं निश्वास शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन वास्तव में, और ऐसा इसलिए होता है कि पारिभाषिक शब्दों का विद्वान प्रयोग नहीं करते। अगर पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करते तो एक ही शब्द सभी भाषा वैज्ञानिक प्रयोग में लाते और ये अनेक शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या करेंगे कि हम प्रश्वास शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्वास, जो सांस हम छोड़ते हैं उसको प्रश्वास कहते हैं। तो फेफड़े से यह प्रश्वास निकलता है और जब फेफड़ा सिकुड़ता है, सांस जब हम लेते हैं तो फेफड़ा फैलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा सिकुड़ता है। फेफड़ा भी धौंकनी का कार्य करता है, भाथी का कार्य करता है। तो आप देखेंगे कि ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ा भी एक अवयव है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और फेफड़े से यह प्रश्वास निकलता है और गले से होता हुआ, और यहाँ जो ये वाक यंत्र है या स्वर तंत्री है, इसमें से गुजर करके, तो इसमें स्वर तंत्री में तार लगे हुए हैं दो, और उसको कंपित करते हुए ये गति से वायु निकलती है।
प्रश्वास निकलता है और उसको कंपित करते हुए और फिर जाकर के मुंह में जो अनेक उच्चारण अवयव है, तो उन अवयवों से गुजरते हुए जो है ध्वनि का उच्चारण हुआ करता है। तो यह हमने जाना है। कोई कोई इसको कंठोदगीर्ण भी कहते हैं और मानव कंठोदगीर्ण, मानव के कंठ से निकली हुई ध्वनि, तो यह ध्यान में रखना है। और हम अपने अनुभव से जानते हैं कि एक मनुष्य जो है अपने उच्चारण अवयवों से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकालता है। YouTube पर भी उपलब्ध है। मुर्गे की बोली, कुत्ते की बोली, बिल्ली की बोली, सियार की बोली, शेर की बोली, तबले की आवाज़ और ट्रेन जो चलती है उसकी आवाज़, पटरी पर कैसे चलती है और किस तरह की आवाज़ निकलती है, पुल पर से गुजरने के समय किस तरह की आवाज़ निकलती है, होती है। तो अनेक प्रकार की आवाज़ें जो हैं, ध्वनियाँ जो है मनुष्य अपने मुँह से निकालता है। तो ये नहीं कि मानव मुख से उच्चारित सभी ध्वनियाँ जो हैं भाषिक ध्वनियाँ हैं, नहीं। भाषिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो भाषा में प्रयुक्त होती हैं, यह ध्यान में रखना है। भाषिक ध्वनि, भाषिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो भाषा में प्रयुक्त होती हैं। सबसे सरल परिभाषा है भाषिक ध्वनि की। और भाषिक ध्वनि जो है ध्वनि की लघुतम इकाई है जो उच्चारण एवं श्राव्यता की दृष्टि से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती। भाषिक ध्वनि ध्वनि की लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई। भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जो उच्चारण की दृष्टि से एवं श्राव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखती है, स्वतंत्र अस्तित्व रखती। तो स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि को ही भाषिक ध्वनि कहते हैं, या भाषिक ध्वनि ध्वनि की वह लघुतम इकाई होती है जो उच्चारण की दृष्टि से और श्राव्यता की दृष्टि से अपना स्वतंत्र स्थान और अस्तित्व रखती है। तो और इसके कई नाम हैं। इसको भाषा ध्वनि भी कहते हैं, भाषिक ध्वनि भी कहते हैं, और ये भाषा स्वन भी कहते हैं। भाषिक स्वन भी कहते हैं और वाक ध्वनि भी कहते हैं और वाक स्वन भी कहते हैं। ये देखिए कितने नाम, भाषा ध्वनि, भाषिक ध्वनि, भाषा स्वन, भाषिक स्वन, वाक ध्वनि, वाक स्वन, तो इतने नाम। इसको हम अंग्रेजी में
स्पीच, अंग्रेजी में इसे स्पीच साउंड या फोन कहते। ये तो हमने समझ लिया कितने नाम हैं इसके। स्पीच साउंड या फोन कहते हैं। यह स्रोत से उच्चारित होता है, किसी माध्यम में संचरित होता है, संवहन करता है, प्रोपेगेट करता है और फिर कर्णेंद्रिय द्वारा श्रवण किया जाता है। वाक ध्वनि जो है वह स्वरतंत्री जो स्रोत है उससे जो है निःसृत होती है और वातावरण में, वायुमंडल में बताया इस रूप में संचरित होती है और फिर कर्णेंद्रिय द्वारा इसका श्रवण किया जाता है। देखिए, ध्वनि के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान को ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि बताया, इसका उच्चारण होता है, इसका संवहन होता है, संचरण या प्रसरण होता है और फिर इसका श्रवण होता है। आइए देखिए, ध्वनि के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। इसको स्वन विज्ञान भी कहते हैं, इसको ध्वनि शास्त्र भी कहते हैं या स्वन शास्त्र भी कहते हैं। स्वन शास्त्र ये नाम है। यह ध्यान में रखना है कि संस्कृत में इसके लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग होता था और हम जानते हैं 6 वेदांगों में एक शिक्षा भी है। शिक्षा में ध्वनि की उच्चारण प्रक्रिया आदि का गंभीर और विस्तृत अध्ययन किया जाता था और इसी को शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। ध्वनि अंग्रेजी में इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। दोनों में फोन ही बताया मुख्य शब्द है और टिक्स या लॉजी जो है विज्ञान या शास्त्र का अर्थ देता है। फोन बताया साउंड, स्पीच,
स्पीच साउंड और या फोन वही है। तो ये लेकिन फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में कुछ अंतर ध्यान में रखना है। जो अंतर लिंग्विस्टिक्स में है और फिलोलॉजी में है, वही अंतर फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में है। फोनेटिक्स सामान्य भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करता है, और यह जो है फोनोलॉजी जो है भाषा विशेष की ध्वनियों का अध्ययन करता है। फोनेटिक्स भाषा सामान्य की सामान्य ध्वनियों का अध्ययन करता है, और फोनोलॉजी जो है भाषा विशेष की ध्वनियों का अध्ययन करती है। इसमें जो है ध्वनि के उच्चारण, उसके स्वरूप, उसके भेद और संधि आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है किसी भाषा विशेष की ध्वनियों का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है, या कालक्रमिक अध्ययन किया जाता है, या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ध्यान में रखना है, भाषा विशेष का वर्णनात्मक अध्ययन, भाषा विशेष की ध्वनियों का वर्णनात्मक अध्ययन, भाषा विशेष की ध्वनियों का कालक्रम से किया गया अध्ययन, जो अध्ययन एककालिक भी हो सकता है और द्विकालिक भी हो सकता है, बहुकालिक भी हो सकता है। अगर यह बहुकालिक अध्ययन कालक्रम से किया गया है तो इसी को ऐतिहासिक अध्ययन भी कहते हैं। तो भाषा विशेष की ध्वनियों का वर्णनात्मक अध्ययन, कालक्रमिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन, दो भाषा विशेष की ध्वनियों का ये तुलनात्मक अध्ययन, या एक ही भाषा विशेष की ध्वनियों का दो कालों में या दो से अधिक कालों में किया गया तुलनात्मक अध्ययन जो है, यह फोनोलॉजी से संबंधित है। तो यह ध्यान में रखना है। और हमने देखा है कि ये उच्चारण जो संवहन या संचरण या प्रसरण और श्रवण, तो इससे जो है औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान जो औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, ध्यान से देखेंगे इन सब चीज़ों को। एक इंटरव्यू में एक लड़का जो है वह भाषा विज्ञान से एमए किया हुआ था, और मैंने उससे पूछा कि लिंग्विस्टिक्स और फिलोलॉजी में क्या अंतर है। तो उसने बताया कि मैंने जो है फिलोलॉजी का नाम ही पहली बार सुना है, और मैं विश्वविद्यालय का नाम नहीं बताऊंगा। उसने बताया कि अमुक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से मैंने भाषा विज्ञान में एमए किया है। तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है।
औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान जो शिक्षा है असल में, या शिक्षा शास्त्र है, यही संस्कृत में जो शिक्षा कहते थे या शिक्षा शास्त्र कहते थे, और 6 वेदांगों में जो शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण स्थान था, तो इसमें औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, उच्चारण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। आप वक्ता हैं, आप गायक हैं, या वक्ता होना चाहते हैं या गायक होना चाहते हैं, तो सबसे अधिक बल जो है आपको उच्चारण पर ही देना होगा। उच्चारण सुंदर होगा तो आपके द्वारा गाया गया गीत भी सुंदर होगा। और आप कितने ही सुर लय ताल में गा रहे हों, उच्चारण अशुद्ध है तो वह बिल्कुल ही अभद्र लगता है, भद्दा लगता है। यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और इसको अंग्रेजी में जो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स आप जानते हैं कहते हैं ये। और ये प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान, तो प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान को एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं। एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं। और ये श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, कान की संरचना कैसी होती है, कान के कौन कौन से भाग हैं, किस भाग का क्या काम है, और जो है हम सुनते हैं शब्द, वह फिर मस्तिष्क में पहुंचने पर अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। इसको ऑडिटोरी फोनेटिक्स कहा जाता है। तो ये हमने देखा है, आज हमने देखा है कि वाक ध्वनि किसे कहते हैं या वाक स्वन किसे कहते हैं, और ध्वनि विज्ञान इसका एक और नाम है, ध्वनि विज्ञान को ध्वनिकी। इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। जो बहुत सारे नाम मैंने बताए हैं उसमें एक नाम ध्वनिकी भी है। जैसे वैमानिकी है, तो विमान के अध्ययन से संबंधित शास्त्र को या विज्ञान को वैमानिकी कहते हैं। तो इस तरह से ध्वनिकी भी है। ध्वनि के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ध्वनिकी कहते हैं। और ये हमने समझा है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और तब आगे बढ़ने में हमें बहुत ही सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।